अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। आज हम अपनी इंटर पार्ट 1 की किताब में से चौथी नज़्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैदान करबला में सुबह का मंज़र। ये मीर अनीस जो हैं वो इसके शायर हैं और मीर अनीस जो हैं वो लखनऊ के सबसे बड़े मरसिया निगार हैं। अशार में उन्होंने तशबीहात और इस्तारात, अल्फाज और तराकीब का इंतखाब जो है वो ज़बरदस्त किया है। पहला बंद हम पढ़ते हैं। ठंडी हवा में सब्ज़ाए सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलसे ज़ंगारी फलक, वो झूमना दरख्तों का फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, हीरे खजल थे गोहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहर नगार थे। सब्ज़ाए सहरा यानी सहरा की हरियाली यानी सहरा की घास, लहकना यानी हिलना है यानी झूमना है। हवा जो है वो दरख्तों को हिलाती है, दरख्तों से पत्तों को, डालियों को, शाखों को हिलाती है। अतलस रेशम को कहा जाता है और जंगारी नीले रंग का आसमान, जंगारी फलक नीले रंग का आसमान। झूमना रक्स करना, हिलना झुलना। महक खुशबू को कहा जाता है और बरगे गुल से मुराद फूल की पत्तियां हैं। हीरे खजल थे, हीरे शर्मिंदा थे, खजल थे शर्मिंदा थे। गोहरे यकता यानी ऐसा मोती जो कि नायाब हो या जिसकी कोई कीमत हो यानी बेनज़ीर मोती। निसार थे, फदा थे। जवाहर नगार थे यानी हीरों से जड़े हुए थे या मुरस्से थे जिसमें नग जड़े हुए थे। शजर दरख्त को कहा जाता है। ठंडी, अगर हम इसकी जो है वो इसकी तशरीह जो है वो इस तरह से होगी कि दश्ते करबला में ठंडी हवा से घास झूम रही है, सब्ज़ घास से नीला आसमान शर्मा रहा है, दरख्तों के पत्ते झूम रहे हैं और फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे हीरे जवाहरात कुर्बान कर रहे हैं। हर दरख्त के पत्ते भी यूँ महसूस होता है कि जैसे इन पे हीरे टांग दिए गए हों। मीर अनीस मैदान करबला में सुबह का मंज़र बयान कर रहे हैं। सुबह सवेरे सूरज मशरक़ के अबर आलूद उफ़क़ से झांक रहा है। ऐसे सहाने वक्त में ठंडी हवा के खुशगवार झोंके चल रहे हैं। ये हवा रूह के लिए बाइसे तस्कीन और जिस्म के लिए बाइसे राहत है। और फिर इस मस्तो बेखुद कर देने वाली हवा ने दश्ते करबला की हरी हरी घास को भी रक्कास बना दिया है। बादे सबा के झोंकों से मुतासर होकर घास भी झूम रही है। ये समा नहायत खूबसूरत है, हसीन है। दूसरे मिसरे में शायर नबातात की ताजगी और घास के सब्ज़े की लहलहाहट और उसके कसरत नीलगूं आसमान जिसमें सब्ज़ रंग नुमाया है, इसको खजल कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। ये मंज़र इस कदर हसीन है कि शायद चश्मे फलक ने ना देखा हो। पहली मर्तबा इस जाज़िब नज़र मंज़र को देखकर आसमान शर्मिंदा हो रहा है। मज़ीद इस पे सब्ज़ाए सहरा की हरियाली के सामने सब्ज़ रेशमी कपड़ा भी हीच है। यानी सुबह का मंज़र इंतहाई हसीन है, हर तरफ नूर फैला हुआ है। तीसरा मिसरा जो है इसमें शायर कहता है कि हसीन नज़ारे को देखकर दरख्तों की टहनियाँ भी महवे रक्स हैं। इस फरत बख्श महक और
اس کو یہاں سے کاٹ دیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس قدر لطیف ہوا میں پھولوں کی خوشبو، گلاب کی فرد بخش مہک اور چنبیلی کی خوشبو شامل ہو کر فضا کو مہکا رہی ہے۔ چوتھے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ تو صرف زمینی اشیاء کی متنوع کیفیت تھی، اس منظر کو مزید چار چاند لگانے کے لیے آسمان نے بھی اوس برسانا شروع کر دی ہے۔ ننھے ننھے بے رنگ اور صاف و شفاف شبنم کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر آ کے محو خواب ہو گئے ہیں، اور پھول جن کی خوبصورتی پہلے ہی بلا کی تھی اب مزید حسین ہو گئی ہے۔ میر انیس کا ہی ایک اور شعر ہے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامنے صحرا بھرا ہوا۔ پانچواں مصرع جو کہ ہیرے خجل تھے گوہرے یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ ان شبنمی موتیوں کی چمک دمک کے سامنے قیمتی ہیرے جواہرات لال اور سبز رنگ کا یاقوت ہیچ تھے۔ ان شبنمی قطروں میں چمک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فزیکل سائنس ہمیں اس کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ صبح سویرے جب شبنم پڑتی ہے تو یہ اندھی تاریک بے نور ہوتی ہے۔ جو ہی سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں شبنمی قطروں میں داخل ہوتی ہیں تو ریفریکشن اور ڈبل ریفلیکشن دوہرا انعکاس ہوتا ہے، جس سے دو شعاعوں کی ویو لینتھ میں معمولی سا فرق پڑتا ہے۔ جو ہی یہ شعاعیں اس عمل کے بعد قطرے سے باہر آتی ہیں تو آپس میں مل کر ویو لینتھ کی فرق کی وجہ سے جواہراتی چمک پیدا کرتی ہیں۔ یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے شبنم کی چمک دمک جواہرات کو بھی خجل کر دیتی ہے۔ چھٹے اور آخری مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف پھولوں کی پتیوں پر شبنم تھی بلکہ درختوں کے پتے بھی شبنم سے تر بتر تھے، اور یوں لگتا تھا کہ کسی نے ان پتوں پر ہیرے اور موتی ٹانگ دیے ہوں۔